गंगू के जाने से चंदा बहुत परेशान हो जाती है और वो ये बात अपने बेटों को बताती है। ये आप क्या कह रही हो माँ? अब हम क्या खाएंगे? एक काम करो, आज तो आप ही कुछ बना दो। अब हम ऐसे भूखे थोड़ी ना सो सकते हैं। अरे अपनी बूढ़ी माँ से खाना बनाने के लिए कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? पिछले 2 दिनों से मेरे कमर का दर्द बढ़ चुका है और मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। सच कहूँ माँ, तो ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपने वाकई में गंगू दीदी का दिमाग खा खाकर उन्हें परेशान करके यहाँ से निकाल दिया है। और ऐसे में वो क्या ही करती? अरे वो ही क्या, उसकी जगह पर अगर कोई और भी होता तो वो भी काम छोड़कर चला जाता। ज्यादा बकवास मत कर मेरे सामने। अरे हमेशा गलती उसकी ही हुआ करती थी और इसीलिए मैं उसे हमेशा टोका करती थी, वरना मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं उसे बेवजह डांटती बैठूं? अब वो जो भी हो माँ, लेकिन वो तो अब चली गई ना। हाँ बच्चों, इसीलिए कह रही हूँ। वो क्या होता है, हाँ, आजकल ऑनलाइन नौकरानी बुलाते हैं ना, वैसे ही किसी नौकरानी को बुला दो, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। क्योंकि इतनी जल्दी तो हमें कोई नौकरानी मिलने से रही और आजकल नौकरानियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आज के लिए तो हमें खाना बाहर से ही मंगवाना होगा और कल से हम ऑनलाइन नौकरानी बुलाएंगे। लेकिन माँ, हम ऑनलाइन नौकरानी को रोज रोज थोड़ी ना बुला सकते हैं, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत होते हैं। हमें तो कोई ऐसी नौकरानी ढूंढनी होगी जो हमारे घर पर हमेशा के लिए आए और हमारे घर का हर काम करे। देखो बच्चों, इस हफ्ते के लिए तुम लोग संभाल लो, तब तक मैं कोई नई नौकरानी जरूर ढूंढ लूंगी। फिर चंदा अपने पड़ोसन के पास जाकर वो उसे नौकरानी के बारे में पूछती है। अरे चंदा बहन, ये आप क्या कह रही हो? अरे मैं क्या फारसी भाषा में बात कर रही हूँ क्या? अरे मुझे एक नई नौकरानी चाहिए। वो नालायक गंगू तो काम छोड़कर चली गई अब, और तुम्हारे घर पर तो वो, क्या नाम है उसका, हाँ अलबेली, वो अलबेली आती है ना खाना बनाने के लिए, तो उसे बोल दो ना कि वो मेरे यहाँ आकर भी खाना बना दे। वो दरअसल उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि उतने में अलबेली रसोई से बाहर आती हैं। अरे ओ चंदा काकी, मैं आपके घर पर खाना बनाने को नहीं आने वाली, पहले ही बोल रही है मैं। अब मेरे मैडम का दिमाग मत खाओ। अरे अलबेली, तू यहीं पर है और तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे मेरे घर में क्या कोई राक्षस बेटा है क्या जो तुझे खा जाएगा? हाँ, बेटा है राक्षस, और वो राक्षस आप पीछो। क्या तूने मुझे राक्षस कहा? हाँ, अरे आप तो वो बकासुर राक्षस हो। इतना खाती हो आप, खा खा कर एकदम गोलगप्पे की तरेच बन गई हो आप। अरे अगर वो गोलगप्पा भी आपको देखेगा ना, तो वो भी शर्मा जाएगा आपसे। अरे ओ 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! देखो चंदा काकी, मेरे को आपके बारे में मेरी सहेली गंगू ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपने उसके नाक में दम करके रख दिया था और उसे ना चाहकर भी आपका काम छोड़ना ही पड़ा। इसीलिए आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, गंगू मेरी सहेली नहीं, बहन समानी छे, इसीलिए आप उसको उसकी पगार सूद समेत दे दो, वरना हमारी काम वालियों की फलटन आपको छोड़ेगी नहीं। अरे जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी घटिया नौकरानी। अरे मेरे सामने खड़े रहने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। ऐसे ही 2 से 3 गुजर जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी चंदा को कोई नौकरानी नहीं मिलती। ये भगवान, अब क्या करूं मैं? उस गंगू ने तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करके रखी है और उसकी वजह से कोई भी काम वाली मेरे घर आकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। उतने में चंदा को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। अरे ओ मोटी भैंस,
जल्दी से दरवाजा खोल और मेरी पगार दे दे। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी से दरवाजा खोल। अरे ये क्या, ये तो गंगूर उसकी फलटन है। अब मैं क्या करूं? कहीं सच में इन लोगों ने मेरी बैंड बजा दी तो? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं इनसे? मैं तो चंदा चौधरी हूं और मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरानियों से नहीं डर सकती। अभी देखती हूं मैं उन्हें। अरे खोलती है या दरवाजा तोड़ दूं? देख चंदा की बच्ची, गपचुप खोल दे दरवाजा, वरना मैं उस सीआईडी के दया की तरह तेरा दरवाजा ही तोड़ देगी। हे भगवान, अगर ये गंगू दरवाजा तोड़ देगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अरे रुक जा गंगू, अभी खोलती हूँ, लेकिन मेरा दरवाजा मत तोड़ो। फिर चंदा दरवाजा खोलती है और तभी अब भोको, आखिर क्या बात है? ए जाड़ी, जरा इज्जत से बात कर। गंगू अपनी मेहनत का ही पैसा मांगने के लिए आई ली है तेरे पास, वरना तुझ जैसी एडी औरत की तो हम शक्ल भी ना देखे। देख अलबेली, तुझे मैं बता दे रही हूँ, तू अपनी हद में रह, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे क्या करेगी रे तू? इस अलबेली की सहेली खड़ी है यहाँ पर, हाथ तो लगा कर दिखाई से। देख चंदा, तू मेरे मन से पूरी तरह उतर चुकी है, इसलिए गपचुप मेरे पैसे दे दे, वरना मैं ऐसा तमाशा करेगी ना कि तेरी सारी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं दूंगी मैं। क्या करोगी तुम? नहीं देगी? ठीक है, अलबेली बुला ले अपनी गैंग को। आज तो इस बुढ़िया को सबक सिखा कर ही रहेंगे। सबको बुला और बोल दे, लकड़ी चप्पल बेलन जो हाथ में आए वो लेकर आए, क्योंकि आज तो हमें इस चंदा की अच्छे से बैंड बजानी है। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा मत करो गंगू। मैं देती हूँ तुम्हें तुम्हारे पैसे, लेकिन एक काम कर दे मेरा। देख, मैं जानती हूँ कि तेरे ही कहने से मेरे घर पर कोई भी नौकरानी काम करने के लिए नहीं आ रही, इसीलिए अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। देख, मैं हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन कम से कम बस एक महीने के लिए तो किसी नौकरानी को लगा दे मेरे यहाँ पर। प्लीज गंगू, बस इतना सा काम कर दे मेरा। क्या? अरे गंगू, इस एडी की बातों में मत आ। अरे ये खुद भी एडी है और दूसरों को भी येड़ा कर देती है। ऐसी औरत से तो हर किसी को दूर ही रहना चाहिए। ऐसा मत बोल अलबेली, इस समय मैं बेबस हूँ, इसलिए मेरी मदद कर दो तुम दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है, ये अलबेली है ना, यही करेगी तुम्हारे इधर काम। क्या? अरे ये तो क्या बोल रही है गंगू, मैं इधर काम नहीं करेगी बाबा। अरे मेरे को मुसीबत में तो काय को डाल रही है? अरे रुक जा रे तू। देखो भाई, यहाँ पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इससे ज्यादा टोकम टाकी नहीं करनी होगी और इसके साथ इज्जत से पेश आना होगा, वरना ये उधर के उधर ही निकल जाएगी। बोल, चलेगा क्या तेरे को? हाँ हाँ चलेगा, 100% चलेगा। फिर ठीक है। अरे लेकिन गंगू, अरे जाने दे रे अलबेली, 1 महीने की इस तो बात है, और वैसे भी तेरी वो स्वीटी मैडम तो 1 महीने के लिए गाँव गई है ना, तो तू खाली इस तो है। तो जब तक तेरी वो स्वीटी मैडम नहीं आ जाती, तब तक तू यहीं पर काम कर ले। चल ठीक है, अब जब तू इतना बोल रही है तो मैं कर लेगी काम। इस तरह से चंदा गंगू को उसके पैसे दे देती है और अब अलबेली वहां पर खाना बनाने के लिए आया करती है। चलो अच्छा है, अब खाना बनाने वाले की टेंशन खत्म हो गई। अरे नहीं नहीं, टेंशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। अरे वो अलबेली तो केवल 1 महीने के लिए ही काम करेगी, फिर उसके बाद वो चली जाएगी। कोई बात नहीं माँ, आपको 1 महीने में ही कोई ना कोई खाना बनाने वाली तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी से नौकरानी ढूंढनी होगी। नहीं नहीं, अब इस अलबेली के बाद में कोई नौकरानी नहीं ढूंढूंगी। अरे अगर कोई नौकरानी नहीं आएगी तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? आप हमसे खाना बनवाने वाली हो क्या? अरे नहीं बच्चों, इसका मतलब आप खुद खाना बनाओगी? अरे उल्लू के पट्टो,
मैं खुद भी खाना नहीं बनाऊंगी। मैं तो 1 महीने के अंदर ही तुम तीनों की शादी करके हमारे घर में 3 बहुएं लाऊंगी। क्या? अरे ऐसे चुप क्यों रहे हो तुम? ऐसा नहीं है माँ, हमें तो बस यही चिंता है कि अब तक हम सेटल नहीं हैं, आगे और करियर करना है, तो ऐसे में ये शादी वगैरह। हाँ तो अब इस उम्र में शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा क्या? बेल बुद्धि कहीं का। पर माँ, आप तो नई नौकरानी भी तो ला सकती हो ना, तो हमारी शादी करवाने की क्या जरूरत है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हमें अब शादी नहीं करनी, कम से कम अभी 2 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ माँ। अरे क्या हाँ माँ, वैसे भी मेरे दिमाग में तुम तीनों की शादी कराने का ख्याल पहले से ही था और मैं इसी साल अपनी बहुओं का इस घर में स्वागत करना चाहती थी। और देखना, ये मेरी इच्छा तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। और अब तैयार हो जाओ, 1 महीने के बाद तुम तीनों की शादी होकर ही रहेगी। और अब तो मैं कल से ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर दूंगी। ओ गॉड माँ, अरे आप क्यों नहीं समझ रहे? ज्यादा नखरे मत करो और चुपचाप अपने अच्छे अच्छे फोटो भेज दो मुझे, ताकि मैं उसे पंडित जी और मेरे जान पहचान के लोगों को दे सकूं। अब चंदा उन तीनों के लिए लड़कियां ढूंढने लगती हैं, जिस कारण वो तीनों और भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब चंदा का जन्मदिन होता है, तभी उस पार्टी में उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स भी आती हैं। हेलो आंटी, माई सेल्फ डिम्पल, मैं जतिन की बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपको जन्मदिन मुबारक हो आंटी। नमस्ते आंटी जी, मैं रूबीना, रौनक की बेस्टी। हैप्पी बर्थडे आंटी। और मेरा नाम है साची, मैं इंदर की सहेली हूँ। आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बंदर जैसे दिखने वाले बेटों की इतनी सुंदर सुंदर सहेलियां भी है। क्या आप भी आंटी, इतने हैंडसम तो है आपके बेटे। हाँ आंटी, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा। वैसे तुम तीनों का बहुत धन्यवाद, तुम मेरे लिए इतना टाइम निकाल कर आई और साथ में ये तोहफे भी लेकर आए हो। और तुम्हारे यहाँ आने के कारण मेरा हैप्पी बर्थडे और भी हैप्पी हो गया। मोस्ट वेलकम आंटी, आपके लिए कुछ भी। लगता है ये तीनों मेरे बेटों के गर्लफ्रेंड है। तीनों रात में देर तक जागकर इन्हीं तीनों से गुलू गुलू करते हैं। और अगर ये तीनों खाना बनाना जानती है तो फिर मुझे तो इन तीनों के लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात कैसे पता करूं कि इन तीनों को खाना बनाना आता है कि नहीं? अगर सामने से पूछूंगी तो ये तीनों तो हाँ ही बोलेगी, लेकिन मुझे तो इनका लाइव टेस्ट लेना होगा और तभी मुझे सच्चाई पता चलेगी। अरे क्या हुआ आंटी, आप हमें देखकर ऐसे कौन सी सोच में पड़ गई? आप ठीक तो हो ना? वो बेटा, दरअसल बात यह है कि मुझे ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और इन तीनों ने तो आज का सारा खाना बाहर से ही मंगवाने का तय किया है। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे घर का ही कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है। एक काम करो ना, तुम तीनों मिलकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो और रसोई वहां पर है। क्या? दरअसल मैं खुद भी खाना बना सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे कमर के प्रॉब्लम के कारण ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है। इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती, बस आज के ही दिन। अब तुम तीनों तो मेरे लिए इतना कर ही सकती हो ना, मेरे बेटों की सहेलियां जो ठहरी तुम। वो आंटी जी, मुझे ना एक अर्जेंट कॉल करना था, मैं वो करके आती हूँ। हाँ। अरे लेकिन। और आंटी, मुझे मेरी माँ ने मैसेज किया है कि एक इमरजेंसी आ गई है, तो मुझे अभी निकलना होगा। और आंटी, मेरे ना पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है, इसीलिए मैं फिर कभी आऊंगी आपसे मिलने। बाय आंटी, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। हाँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ जरा। खाना बनाने का नाम क्या ले लिया? ये तीनों तो झट से रफू चक्कर हो गई। इसका मतलब यही है कि ये तीनों खाना बनाना नहीं जानती।
क्योंकि अगर जानती होती तो इस तरह से बहाने देकर यहाँ से रफा दफा कभी नहीं होती। अब चंदा अपने तीनों बेटों से साफ साफ कह देती है, देखो बच्चों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तीनों निकम्मी लड़कियां ही तुम तीनों नालायकों की गर्लफ्रेंड है, और इसीलिए मैंने उन तीनों की परीक्षा भी ले ली। और जैसे ही मैंने उन्हें ये कहा कि वो मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बना दे, उन तीनों के तो होश ही उड़ गए। वो तीनों की तीनों झट से 9-2-11 हो गई और ऊपर से मुझे झूठे बहाने देकर गई। क्या? हाँ, इसीलिए तुम तीनों को मैं ये पहले ही बता कर रख रही हूँ। इसीलिए मैं तुम तीनों को ये पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर तुम तीनों उन तीनों लड़कियों के साथ शादी ब्याह के सपने देख रहे हो तो ये सपने आज अभी इसी वक्त भूल जाओ, क्योंकि ये हकीकत में तो होने से रहा। अरे मैं ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मेरे जीवन में खाने की बहुत अहमियत है और खाना नहीं तो कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं? इतना कहकर चंदा अपने कमरे में चली जाती है और वो तीनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह जाते हैं। पता नहीं माँ को कैसे पता चला कि वो तीनों हमारी गर्लफ्रेंड है, और अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारी शादी होने से रही, हमारी ही गलती है। हमें उन्हें माँ के जन्मदिन के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो ये सब कभी नहीं होता। अरे छोड़ना वो सब, अब आगे क्या करना है ये सोच। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इंद्रनील के कहने पर मोनिका को अब घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। तुम्हें इसे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत राहत मिल रही है, और अब से तुम मेरा हर काम में हाथ बटाया करोगी। अकेले सारा काम करने में मुझे बहुत बोर होता है यार, लेकिन अब जब हम दोनों मिलकर सारे काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो भाभी, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी। ये तुम्हारा ससुराल है, इसीलिए तुम्हारा काम करना बनता है, लेकिन ये मेरा मायका है और मैं अपने मायके में आराम से रहूंगी, तो इसीलिए पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। अरे मोनिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और आजकल इतनी बदली बदली सी क्यों हो गई हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मोनिका का उर्वशी के साथ काम में हाथ बटाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन इंद्रनील के कहने पर उसे सारे काम करने ही पड़ते हैं। ये लो मोनिका, ये सारे कपड़े मैंने धोकर रख दिए हैं और अब इन्हें छत पर जाकर अच्छी तरह से सुखा देना, ठीक है ना? ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी। मोनिका गुस्से में आकर उन कपड़ों को लेकर छत पर चली जाती है और सुखाने के लिए रस्सी पर टांग देती है। अब तो मैं कपड़ों को क्लिप्स लगाऊंगी ही नहीं, ताकि ये सारे कपड़े उड़ जाए और ये लोग मुझे फिर कोई काम ही ना दे। फिर मोनिका वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद तेज हवा के झोंके के कारण सारे कपड़े उड़ जाते हैं और मोहल्ले में सड़क पर चल रही सुनंदा के चेहरे पर जा गिरते हैं, जिससे वो धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। हाय रे, सत्यानाश हो। लेकिन ये कपड़े तो मंजू के घर के लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे चेहरे पर कैसे उड़कर गिरे? अब भी बताती हूँ इसे मैं। मंजू, अरे ओ मंजुलिका, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ सुनंदा, क्यों सुबह सुबह इतना गला फाड़कर चिल्ला रही है? ये देख, तेरे छत से ये कपड़े उड़कर सीधे मेरे मुंह पर गिरे हैं। अरे तेरे पास अपने कपड़ों को सुखाने के लिए चिमटे नहीं है क्या? इतनी गरीब कब से हो गई तू? क्या? मुझे माफ कर दे बहन, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। जरा अच्छे से ध्यान रखियो, वरना मैं अगली बार सारे कपड़े जला दूंगी। नॉनसेंस कही की। फिर सुनंदा गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके बाद मंजू गुस्से में आकर उर्वशी को डांटने लगती है। अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है बहू?
कपड़े सुखाने के बाद रस्सी पर चिमटे लगाना नहीं जानती क्या तू? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी तेरी जो तू इतनी जल्दबाजी में थी और चिमटे ही लगाना भूल गई? अरे तेरे इस कारनामे के कारण सारे कपड़े उड़कर सीधे पड़ोस की सुनंदा के मुंह पर गिरे हैं। बेवकूफ कहीं की। हे भगवान, लेकिन माँ जी, ये कपड़े मैंने नहीं बल्कि मोनिका ने सुखाए थे। हैं? हाँ माँ, मैंने ही सुखाए थे सारे कपड़े। और मैं वो रस्सी पर क्लिप्स लगाना भूल गई माँ। अरे ऐसे कैसे भूल गई? तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है क्या कि कपड़े अगर रस्सी पर टंगाए जाए तो उनके ऊपर चिमटे लगाए जाते हैं? माफ कीजिए पापा, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्या कहे आजकल के नौजवानों को। सच में कभी कभी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम जैसे बच्चे हमारे बच्चे हैं। फिर इस बार तो गलती कर दी है, लेकिन अगली बार से मत करना और चिमटे लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ पापा, जरूर। मुझे तो ये लगा था कि पापा उर्वशी से सीधे सीधे कह देंगे कि वो मुझे कोई काम ही ना दे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इसका मतलब अब मुझे आगे चलकर भी काम करना होगा। अरे यार। फिर एक रोज, अरे कहाँ जा रही हो तुम बहू? 2 घंटों से खड़ी हो तुम रसोई में और अब वापस बाहर जा रही हो। वो पापा जी, घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना था ना, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ। अरे तो फिर तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? मोनिका है ना, सुबह से उसने कुछ भी काम नहीं किया है। उसे कह दो बाजार से सामान लाने के लिए, उतनी ही वो समझदार बनेगी। लेकिन पापा जी, वो अपने कमरे में मूवी देख रही है, देखने दीजिए ना उसे। तब तक मैं फटाफट जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ। नहीं बहू, वो तुम्हारी सहेली थी, लेकिन अब वो तुम्हारी ननद है, इसीलिए उसकी तरफदारी करना बंद करो और जो मैंने कहा है वही करो। उससे ज्यादा अच्छे गुण तो तुम में है और एक भाभी होने के नाते अब तुम ही उसे सुधार सकती हो। फिर इंद्रनील मोनिका को बाहर से सामान लाने के लिए कहता है। लेकिन पापा, मैं अपनी पसंदीदा मूवी देख रही हूँ, प्लीज मुझे देखने दीजिए ना। मैं बाद में जाकर लेकर आऊंगी सामान, या फिर भाभी को ही जाने दो ना। नहीं मोनिका, तुम्हें ही जाना होगा। और बहू, इसे सारे सामान की लिस्ट दे दो। जी पापा जी। ये लो मोनिका। मोनिका को अब ना चाहते हुए भी बाजार में जाना ही पड़ता है और तभी वहां पर मंजू आती है। ये आप क्या कर रहे हो इंद्रनील जी? अपनी ही बेटी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? मायके में रहकर उसे अगर ये सुख नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? शादी के बाद तो उसे ये सारे काम करने ही हैं, तो अब तो उसे आराम करने दीजिए ना। तुम तो चुप ही रहो मंजू, तुम्हारी ही छत्र छाया में रहकर मोनिका का ये हाल है। उसे तो बस घूमना फिरना, मजे करना और फोन इस्तेमाल करना आता है, लेकिन अपने ससुराल जाने के बाद जब उसके कंधे पर अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी तब क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा है क्या तुमने? इंद्रनील की ये बातें सुनकर मंजू एक बार फिर से चुप हो जाती है। वही दूसरी तरफ ये पापा और मोनिका तो मुझसे बहुत काम करवा रहे हैं। अब देखो, फिर से एक बार मैं सारे काम बिगाड़ दूंगी, जिसके चलते मुझे आइंदा से कोई काम ही नहीं देगा। फिर मोनिका जानबूझकर बाजार से सारा गलत सामान ही उठाकर लाती है और उसे देखकर उर्वशी काफी परेशान हो जाती है। ओफो मोनिका, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें मैंने सब कुछ ठीक से लिख कर दिया था ना लिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सारा सामान गलत लाया है। मोनिका, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? जब अपने लिए खरीदारी करने जाती हो तब तो सारा सामान बराबर से लेकर आती हो, तो फिर अब क्या हुआ है तुम्हें? कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना, ताकि हम लोग तुम्हारे बिगड़ते कामों को देखकर आगे चलकर तुम्हें कोई काम ही ना दे? हाँ? अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई में मुझे कुछ कुछ काम नहीं आते हैं, और आज तो मैं बाजार में पहली बार गई थी, इसीलिए मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे रहने दो ना पापा, सब कुछ नया नया है मोनिका के लिए,
लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। और उर्वशी है ना, ये इसे एकदम अपनी तरह बना देगी। क्यों उर्वशी? हाँ सागर, बिल्कुल। मोनिका की चाल फिर एक बार नाकामयाब हो जाती है। मुझे तो ये लगा था कि घर वाले इस बार तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए काम देने से मना ही कर देंगे, लेकिन मेरे पापा भी ना, सच में कोई हिटलर से कम नहीं है। और ऊपर से मेरी नालायक सहेली उर्फ मेरी नालायक भाभी, जो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सिर पर चढ़ के बैठी है। फिर ऐसे ही एक रात, अरे अब तो सो जाओ सागर, 1 बजने आया है रात के। और इतनी देर रात तक काम करोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। अरे हाँ बाबा, बस थोड़ा ही काम बाकी है और इसे पूरा करने के बाद लैपटॉप बंद करके मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि कल का दिन तो छुट्टी का दिन है ना। ठीक है सागर, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, क्योंकि तुम्हें और आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ उर्वशी, ये सही रहेगा। अच्छी सी कॉफी बनाना, उससे मुझे काम करने में और फुर्ती आएगी। ओके पतिदेव, अभी बना कर लाती हूँ। उर्वशी अब रसोई में जा ही रही होती है, तभी वो मोनिका को घर के पीछे के गेट से अंदर आते हुए देख लेती है। ये क्या? ये मोनिका रात के 1 बजे कहाँ से आ रही है? खाना खाकर तो ये 10:30 बजे ही अपने कमरे में चली गई थी। इसका मतलब ये उसके बाद चुपके से बाहर निकली है। अरे मोनिका, ये शराब की बदबू, इसका मतलब तुम बाहर शराब पीने गई थी? अरे धीरे बोलो ना। उर्वशी की आवाज सुनकर सागर, मंजू और इंद्रनील भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? घर में शराब पीकर आई हो तुम। छी! अरे इसके तो बहुत पर निकल आए हैं पापा। इससे तो घर का कोई काम होने से रहा, लेकिन इससे ये सब करवा लो, फिर अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। क्यों, सही कहा ना मैंने? बेशर्म कही की। फिर इंद्रनील मोनिका को एक थप्पड़ लगाता है। अरे रहने दीजिए ना, हो गई गलती इससे, दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ये सब क्या है मोनिका? शादी के पहले भी तुम्हें मैंने बार बार समझाया था कि अपने शराबी दोस्तों से दूर रहे। वो लोग अच्छे नहीं हैं और उनकी संगत में रहकर तुम भी बिगड़ने लगी हो। शराब का सेवन करना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, ये तो तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आइंदा से शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगी। बस बहुत हुआ। कल से अगर तुम शाम के बाद घर से बाहर निकली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और अगर तुम्हें घर के बाहर जाना है तो तुम्हें किसी के साथ ही जाना होगा, लेकिन अकेले तुम कहीं भी नहीं जाओगी। क्या? लेकिन पापा, मुझे नई जॉब ढूंढनी है। जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शुक्र मनाओ कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार यही गलती दोबारा से हो गई तो मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दूंगा, समझी कि नहीं? ठीक है पापा। फिर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये सब उस उर्वशी के कारण ही हुआ है। अगर वो जोर से नहीं बोलती तो माँ, पापा और भैया वहां पर आते ही नहीं। फिर उस दिन के बाद से मोनिका अब घर से बाहर जाती ही नहीं, और अगर उसे जाना होता तो वो किसी ना किसी के साथ ही जाती, और उसके साथ सभी लोग सख्ती से पेश आते, सिवाय मंजू के। अरे मोनिका, आज की रोटियां तुम बनाओ, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं सीख पाओगी तुम। तुम्हें खुद से बनाना भी होगा, तभी जाकर सीख पाओगी तुम। अच्छा ठीक है। वैसे कितनी रोटियां बनानी है? लगभग 14 से 15 रोटियां। क्या? 14 से 15? हाँ मोनिका। ठीक है भाभी, बना देती हूँ मैं। अब ना चाहकर भी मोनिका को 14 से 15 रोटियां बनानी ही पड़ती है। फिर एक रोज, अरे उर्वशी बहू, मोनिका का क्या हाल है? वो सारे काम सही से तो कर रही है ना? कुछ सीखा कि नहीं उसने? हाँ पापा, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रही है। बस कुछ दिन और, फिर अच्छे से वो सीख जाएगी। तब तक हमें उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है।
हाँ बहू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अरे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? बीच में बोलना बंद करो मंजू। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा काम कब किया जाना चाहिए। अरे मोनिका के लिए लड़के ढूंढना अभी से शुरू कर देंगे, तब जाकर 1-2 साल में उसकी शादी हो पाएगी। उनकी यह सारी बातें मोनिका चुपके से सुन लेती है और वो अब काफी परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन ब दिन मेरी जिंदगी इतनी कठोर क्यों बनती जा रही है? ये सब उस उर्वशी के कारण ही हो रहा है। वही दिन रात पापा के कान भरती रहती है और मेरी शादी की बात भी उसी ने छेड़ी है। इस तरह से परेशान होकर मोनिका अब उर्वशी के पास चली जाती है। अरे उर्वशी, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? उर्वशी नहीं मोनिका, भाभी कहो। अरे जब तुम मेरी भाभी नहीं थी तब तो हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, बिल्कुल किसी सगी बहनों की तरह। फिर अब तुम इतनी बुजदिल कैसे हो गई हो? आखिर मेरे साथ एक भाभी की तरह तुम पेश क्यों आ रही हो? क्यों? तुम भी तो ननद की तरह पेश आ रही थी ना मेरे साथ। भूल गई क्या अपनी हरकतें? या फिर याद दिलाऊं तुम्हें? अरे तुम्ही ने कहा था ना कि ये मेरा मायका है, इसलिए मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी। तुम ही मेरे साथ पहले वैसे पेश नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही किया है। देखो बहन, प्लीज ऐसा मत करो। अरे एक ननंद भाभी के होने से पहले हम दोनों पक्की सहेलियां है ना। प्लीज पापा से कह दो कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। फिलहाल तो मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, वो भी एकदम मजे से। प्लीज उर्वशी, एक अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाओ यार। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? एक ना एक दिन तुम्हें तो शादी करनी ही है और तुम तो ये भूल ही जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। और अब तो तुम ये भी भूल जाओ कि हम दोनों कभी सहेलियां थी। अब तो हम दोनों के बीच में केवल एक ननंद और भाभी जैसा ही रिश्ता रहेगा और वही हमारे लिए सही भी रहेगा। क्या? उर्वशी के मुंह से ये बातें सुनकर अब मोनिका और परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लानत है आप पर भाभी। अरे आप तो चोरनी निकली। बहू, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? देखिए माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलो भाभी आप। तुम्हारा झुमका यहाँ पर गिरा हुआ है, यही सबूत काफी है। देखो, मैं नहीं जानती कि ये झुमका यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए। अरे मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैं अपनी कमाई में खुश हूँ और मुझे आप लोगों की तरह और खास करके इस मोनिका की तरह लालच बिल्कुल नहीं है। क्या? भाभी भाभी बोलकर इज्जत देती हो तो ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कीजिए आप, समझिए ना। उम्र और रिश्ते में आप भले ही बड़ी हो, लेकिन औकात में आप मुझसे हमेशा छोटी ही रहोगी। इसीलिए आज आपने मुझसे जिस तरह बात की है ना, दोबारा वैसे बात करने की जरूरत भी मत करना। अरे मुझे तुम जैसे खोखले लोगों की इज्जत चाहिए भी नहीं। माँ जी, ये बस बातों को घुमा रही है। इसी ने आपकी अलमारी से पैसे चुराए हैं। नहीं माँ जी, मैं परी की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? और अब मैं जा रही हूँ। मेरे पास आपके साथ बहस करने के लिए फालतू का समय बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर काव्या वहां से चली जाती है। देखा ना माँ जी, कैसे मुंह चला रही थी वो। और आपके मुंह में क्या दही जम गया था क्या? अरे आपने उससे कुछ बोला क्यों नहीं? नहीं मोनिका बहू, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन काव्या कभी भी परिधि की झूठी कसम नहीं खाएगी। उसने चोरी नहीं की होगी। हाँ मोनिका, हो सकता है कि वाकई में किसी बाहर वाले ने चोरी की हो। वैसे भी माँ रात में कमरे की खिड़की खुली रख के सोती है। शायद खिड़की से ही कोई आया होगा और वही पैसे चुरा कर गया होगा। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, मैं पुलिस कंप्लेंट करती हूँ।
और जब चोर पकड़ा जाएगा तो मैं उसे मार मार कर उसकी चटनी बना दूंगी। मोनिका कह तो देती है, लेकिन वो कोई कंप्लेन नहीं करती और उल्टा वो अब बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके पैसे उसे फिर से मिल चुके थे। मोनिका बहू, कुछ पता चला क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन वो उस चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। माफ करना माँ जी, आपको साड़ियाँ लेने की कितनी इच्छा थी, लेकिन अब आप नहीं ले पाओगी। अरे कोई बात नहीं बहू, तू दे ही देगी ना मुझे वापस पैसे। हाँ माँ जी, अगर मेरे पास अभी होते ना तो मैं आपको जरूर दे देती। अभी पापा से थोड़े दिनों में मैं पैसे मांगूंगी। एक बार में मैं 1-2 लाख तो रुपए ले ही लूंगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। और तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया है कुछ। अब पैसे चोरी हो गए तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। उनकी ये सारी बातें काव्या सुन लेती है। फिर अगले दिन जब काव्या ऑफिस से घर जा रही होती है तभी, अरे ये क्या, ये तो मोनिका है। ये अपनी सहेलियों के साथ इस 5 स्टार रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही है, लेकिन कल तो माँ जी से कह रही थी कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर अब ये मोहतरमा यहाँ पर क्या कर रही है? इतनी झूठी है ये। फिर घर जाने के बाद वो यामिनी को सब कुछ बताती है। क्या मोनिका, तू 5 स्टार रेस्टोरेंट में गई थी क्या? इसका मतलब तेरे पापा ने तुझे पैसे दिए हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं माँ जी, वो मैं अपनी सहेली की पार्टी में गई थी। उसने अपने जन्मदिन की खुशी में डिनर पार्टी रखी थी और मैंने वहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ जी, आप इस बेवकूफ काव्या भाभी की बातों में मत आया करो। और आप भाभी, जरा अपने घर और बाहर के कामों पर ध्यान दे दे, यही अच्छा होगा आपके लिए। और मेरे पास आपकी जैसी गरीब सहेलियां नहीं है, सारी अमीर है, इसीलिए मेरा 5 स्टार रेस्टोरेंट में उठना बैठना होता है। देख मोनिका, मैं तेरी तरह चुगलियां नहीं करती, समझी ना? मैंने माँ जी को बस यही बताया कि मैंने तुझे वहां से बाहर निकलते हुए देखा था, और अगर तू सच में अपनी सहेली की पार्टी में गई थी तो इतना गुस्से में लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसा तो तभी होता है जब कोई इंसान झूठ बोलता है। खैर, मुझे क्या। मोनिका को काव्या पर बहुत गुस्सा आता है और दूसरी तरफ काव्या अमित को उसके पैसे लौटा देती है। अरे काव्या, अगर तुम ये पैसे नहीं भी देती तो चल जाता। नहीं चलता अमित, मैं किसी की मदद जरूर ले सकती हूँ, लेकिन कर्ज नहीं। एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। अच्छा सुनो ना, दरअसल आज मैं और मेरा भाई दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन अब भाई को कुछ जरूरी काम आ गया है, जिस कारण वो मेरे साथ नहीं आ पाएगा। तो अब दूसरी मूवी टिकट कैंसिल नहीं हो रही। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने चलती तो अच्छा होता, टिकट भी इस्तेमाल हो जाती और साथ ही तुम और मैं मजे में मूवी देखकर अच्छा वक्त बिताते। अरे वाह, क्यों नहीं अमित, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जरूर आऊंगी। वैसे भी आज परी रात में सहेली के घर पर बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो मैं फटाफट से सारे घर के काम निपटा लूंगी और फिर आऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है काव्या, तो फिर तय रहा। फिर रात में मोनिका जब काव्या के कमरे से गुजर रही होती है तभी उसे वो तैयार होते देखती है। हाँ अमित, बस मैं तैयार ही हो रही हूँ, तुम मुझे सीधे थिएटर के बाहर ही मिलना। हाँ पहुंच रही हूँ मैं, बाय। ये निकम्मी किसी आदमी के साथ थिएटर जा रही है। बाप रे, इसके तो कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। रुक तू, तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। फिर काव्या बाहर जा ही रही होती है कि तभी मोनिका उसे रोक लेती है। अरे काव्या भाभी, कहाँ जा रही हो आप? क्यों, तुझसे मतलब? मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं,
और अब कोई काम नहीं बचा है। नहीं, काम अभी तक निपटा नहीं है। मुझे मीठे में सूजी का हलवा खाना है, वो भी बना दो। और उसके बाद तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। हाँ बहू, मुझे भी शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मोनिका कि तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मुझे बाहर जाने में देरी हो सके, है ना? अरे और कितनी गिरेगी तू? बहू, ज्यादा जबान मत चला। अरे माँ जी, अब भाभी को प्रेम रोग हो गया है। अब तो इसकी जबान ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब माँ जी, आपकी ये विधवा बहू सच सवर कर अपने नए आशिक के साथ मूवी देखने जा रही है क्या? ये तो क्या कह रही है बहू? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस मोनिका की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं जिसके साथ मूवी देखने जा रही हूँ उसका नाम अमित है और वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है और हम दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे अपनी बकवास बंद करो। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तू एक घटिया औरत हो चुकी है। छी! अरे घटिया तो तू और तेरी सोच है मोनिका। चुप! एक तो पति को खा गई और अब अय्याशियां कर रही है। ये बाहर कोई काम नहीं करने जाती माँ जी, ये तो बस आशिकी करने जाती है। काव्या बहू, तुझे हमारी नाक कटवानी है क्या? अरे किसी ने तुझे और उस आदमी को साथ में देख लिया तो क्या सोचेगा? जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए माँ जी। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। मैं और मेरे भगवान जी जानते हैं कि अमित और मेरा रिश्ता बस दोस्ती का ही रिश्ता है। बाकी नालायक लोगों को हमारे रिश्ते को नाम देना है तो देने दीजिए, मुझे उससे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देकर काव्या अमित के साथ मूवी देखने जाती है और इधर मोनिका और यामिनी एक दूसरे का बस मुंह ही देखती रह जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे मोनिका, तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? और माँ को साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे भी देने वाली थी तुम। पापा जी ने अभी तक पैसे नहीं दिए क्या तुम्हें? अरे नहीं देव, उन्होंने मुझे पैसे तो दिए हैं, लेकिन क्या मोनिका? अरे वो सर्वर डाउन हो गया है और उसके कारण वो पैसे अटक गए हैं बैंक में ही, इसीलिए मैं तुम्हें और माँ जी को पैसे नहीं दे सकती दीप। अरे बाप रे, तो अभी वो पैसे कब तक आएंगे तुम्हारे अकाउंट में? शायद 1-2 हफ्ते और लग सकते हैं। अब तुम तो जानते ही हो ना ये सर्वर इशू कैसे होता है। मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती दीप। कोई बात नहीं मोनिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे तब तुम मेरे लिए सोने की चेन बनवाना। और हाँ, माँ को भी साड़ियों के लिए पैसे जरूर देना। हाँ दीप, क्यों नहीं। काव्या दीप और मोनिका की सारी बातें सुन लेती है और उसे मोनिका पर हल्का सा शक होने लगता है। ये मोनिका तो माँ जी और देवर जी को बस आशा ही देती रहती है कि पैसे आने वाले हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन जल्दी कुछ देती भी नहीं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या ये सच में अमीर है या फिर बस अमीर होने का नाटक कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे महाकंजूस लड़की है। फिर एक रोज जब काव्या ऑफिस से घर आती है तभी वो यामिनी को मोनिका के पैरों की मालिश करते हुए देख लेती है। हे भगवान, माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? हटिए। और मोनिका, अपनी सास से अपने पैरों की मालिश करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तुझे क्यों जलन हो रही है? अरे बददिमाग बेवकूफ औरत, जरा तो लिहाज कर बुजुर्गों का। ये तेरी सास है, एक बूढ़े व्यक्ति से ये काम करवाना तुझे शोभा भी देता है क्या? माँ जी, अपनी एक जेल कुकड़ी बहू को समझा दो, वरना मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। खबरदार काव्या बहू, जब तूने अपने मुंह से इसके लिए एक शब्द भी निकाला तो
लेकिन माँ जी। देख बहू, मैं मोनिका को अपनी बेटी मानती हूँ और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अपने काम से काम रख बहू। जा, जाकर मेरे लिए चाय चढ़ा दे। अरे ओ काम वाली बहू, सुना नहीं क्या तूने? या फिर तेरे कानपुर में हड़ताल चल रही है? जाकर जल्दी से चाय चढ़ा दे। इस पर काव्या कुछ भी नहीं बोलती और वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। लालच के चलते माँ जी और देवर जी तो पागल हो गए हैं। अरे इन्होंने तो अपना आत्मसम्मान भी बेच दिया है। इस घर में ये जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर काव्या अपने फोन में अखिल की तस्वीर देखती है। अखिल, अगर आज आप यहाँ पर होते तो ये सब नहीं होता। आपके जाने के बाद सब कुछ तबाह हो गया है। एक समय पर यही घर वाले मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आज वही लोग मेरे खिलाफ है। अखिल। तभी वहां पर परिधि आती है और वो अपनी माँ के आंसू पोंछती है। अरे मम्मा, आप रो क्यों रही हो? चाहे आपके साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ये परी आपके साथ हमेशा रहेगी। लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। ऐसे ही एक दिन जब परिधि घर में खेल रही होती है, तभी मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा और अपनी काम वाली जेठानी से पैसे वसूलने होंगे। ये दीप तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालने वाली। फिर मोनिका जानबूझकर एक शोपीस गिराती है। अरे बाप रे! अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? इतना महंगा शोपीस गिरा दिया तूने। लेकिन चाची, मैंने ये शोपीस नहीं गिराया है। मैं तो दूसरी तरफ खेल रही थी। परी, अपनी चाची के साथ तमीज से बात कर। पर दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? गरीब फटी चढ़ गई कि तू और तेरी माँ ने तो हमारी नाक में दम करके रखा है। तुझे पता भी है कि ये शोपीस कितने रुपए का है? नहीं ना? अरे कैसे पता होगा? एक गरीब काम करने वाले की बेटी जो ठहरी। चाची, मेरी मम्मा गरीब नहीं है। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वो भी पैसे कमाती है और वो आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। लेकिन आप तो बस मेरी मम्मा को परेशान करती रहती हो। मुझसे जबान लड़ाएगी तू? तेरी तो। मोनिका परिधि को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है कि तभी वहां पर काव्या आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। मोनिका, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।